हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड न्यूज, और आज हम मैप में डिस्कस करने वाले हैं कुरिल आइलैंड्स को। कुरिल आइलैंड जो रशिया के कामचाट का पेनिनसुला और जापान का जो होक्काइडो आइलैंड है उसके बीच में एग्जिस्ट करता है। ये कुरिल आइलैंड पैसिफिक ओशियन और सी ऑफ ऑक्सोक को आपस में सेपरेशन का काम करता है। मतलब बीच में कुरिल आइलैंड है और इस साइड सी ऑफ ऑक्सोक और इस साइड पैसिफिक ओशियन। ये कुरिल आइलैंड के बीच में डिस्प्यूट है रशिया को लेकर के, और जापान दोनों देश इसके कुछ आइलैंड्स को लेकर के अपना क्लेम करते हैं। उसी लिए ये कुरिल आइलैंड काफी न्यूज में रहता है। इसके जो सर्दर्न पार्ट में, कुरिल आइलैंड के सर्दर्न पार्ट में कुछ आइलैंड्स हैं। यहाँ पर इस साइड देखो, इन आइलैंड्स के ऊपर जो जापान है वो अपना क्लेम करता है। जैसे यहाँ पर कुनासिरी, सिकोटान, इतोरोफुरु, ये कुछ आइलैंड्स यहाँ पर है जिनके ऊपर जापान अपना क्लेम करता है, लेकिन ये रशिया के अंडर आते हैं। रशिया अपना क्लेम करता है, इसीलिए कुरिल आइलैंड काफी न्यूज में रहते हैं। तो ये अच्छे से देख लीजिए इसकी लोकेशन, पैसिफिक ओशियन और सी ऑफ ऑक्सोक, और यहाँ पर जापान का। अब जापान की देखो हमने बात की है तो जापान का भी एरिया को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जापान में 4 मेजर आइलैंड्स हैं। पूरा जापान 4 मेजर आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ये होक्काइडो है, ये होन्शु है, ये शिकोकू है और ये है क्यूशु। जो जापान की कैपिटल टोक्यो है वो आती है होन्शु में, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो नगोया, क्योटो, ओसाका, ये नाम काफी न्यूज में रहते हैं। काफी प्रोटोकॉल है इस एरिया को लेकर के, नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। इसके अलावा हिरोशिमा जहाँ पर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पर जब बम गिराए गए थे, तो ये वाला एरिया भी काफी न्यूज में रहता है। तो ये जापान के बारे में बेसिक फैक्ट देखा, उससे पहले कुरिल आइलैंड को लेकर के देखा। अब इस एरिया में साउथ चाइना सी में एक आइलैंड और काफी न्यूज में रहता है जिसका नाम है सेनकाकू आइलैंड। ये देखो, ये जापान हमने डिस्कस कर लिया, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और ये हो गया क्यूशु। ये नॉर्थ कोरिया, ये हो गया साउथ कोरिया, और यहाँ पर है ताइवान और ये है चाइना। तो ये वाला एरिया है सेनकाकू आइलैंड, ये भी काफी न्यूज में रहता है। इसको लेकर के भी जापान, चाइना और ताइवान तीनों के बीच अपने अपना क्लेम करते हैं सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर के। अब देखो, सेनकाकू आइलैंड्स की बात करें तो जापान में तो इसको सेनकाकू आइलैंड्स बोला जाता है, और दियाऊ आइलैंड, इसको इसी जगह को दियाऊ आइलैंड बोला जाता है चाइना में, और ताइवान में इसको बोला जाता है तियो युताई आइलैंड्स बोला जाता है ताइवान में। तो ये सेनकाकू आइलैंड देखा, कुरिल आइलैंड देखा, और जापान के 4 आइलैंड्स में जापान जो बटा हुआ है उसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया। काफी न्यूज में रहते हैं ये आइलैंड्स, आपको पता होनी चाहिए लोकेशन। आप इस वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके भी देख सकते हो इन लोकेशन को, काफी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम द हिंदू के जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, इंडिया रिकॉर्ड्स 18,090 फ्रेश केसेज, हाईएस्ट इन 6 मंथ्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसा कि जो न्यूज़ के टाइटल में बताया गया है कि कोविड-19 के केसेस इंडिया में रेगुलर इंक्रीज हो रहे हैं, उसी को लेकर के न्यूज़ है कि पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा एक दिन में केसेस सामने आए हैं। अगर हम TPR की बात करें, टेस्ट पॉजिटिव रेट की अगर हम बात करें, ये टेस्ट पॉजिटिव रेट क्या होती है, 100 टेस्ट के ऊपर कितने पॉजिटिव केसेज आइडेंटिफाइड होते हैं वो होता है TPR। तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है। देखो, सितंबर की बात है जब TPR 9.2% थी। अब धीरे धीरे यहाँ देखिए, जनवरी मार्च के 1 मार्च के समय में ये न्यूनतम थी, लगभग 2% के लगभग ये TPR थी। लेकिन यह देखो, 1 मार्च में डेली TPR थी 2%, लेकिन 1 अप्रैल तक आते आते ये TPR बढ़ के हो गई 6.4%। मतलब 100 टेस्ट के ऊपर जो लोगों की पॉजिटिव संख्या है वो ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो एक दिन में बहुत ज़्यादा केसेज मिले हैं। पिछले अगर 6 महीनों से कंपैरिजन किया जाए तो कोविड-19 के केसेज दोबारा सर्ज हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज,
4 poll personnel suspended in Assam for rift in BJP vehicle। कॉन्टेक्स्ट क्या है? आसाम और आसाम के अलावा बहुत सारे स्टेट जिसमें हमारे वहाँ पर असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, तो आसाम की एक जगह है वहाँ पर राताबारी, वहाँ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हुए और जो वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो किसी बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट की गाड़ी में पाई गई है। उसी को लेकर के एक कॉन्टेक्स्ट है। तब जाकर के इलेक्शन कमीशन को जब इस बात से इलेक्शन कमीशन अवेयर हुआ तो उन्होंने जो 4 पोलिंग पर्सनल और इसके अलावा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको सस्पेंड कर चुके हैं। तो कोई एक तरीके से ये जो न्यूज़ है ना वो नॉर्मल हो सकती है, लेकिन एथिक्स में जब अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो आप यूज़ कर सकते हो कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उस काम को उन्होंने अच्छे से अंजाम दिया और फाइनल पॉइंट तक उसको पहुंचाने के लिए अपने जो कार्मिक थे उनको क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। इससे लोगों में एक मतलब ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लोगों में पॉजिटिविटी बनी रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करता है, ना कि एज ए बायस्ड बॉडी के रूप में काम करता है। जब उन पोलिंग ऑफिसर से ये बात पूछी गई कि ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो बीजेपी कैंडिडेट है उसकी गाड़ी में कैसे आए, तो उन्होंने बोला कि जब वो वहाँ से यहाँ पर आ रहे थे, मेन पॉइंट तक आ रहे थे, तो उनकी खुद की जो गाड़ी है वो ख़राब हो गई, इसीलिए उन्होंने उस व्हीकल में यूज़ किया इन ईवीएम मशीन्स को, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी है। हालांकि जो ईवीएम सील है, ईवीएम मशीन की जो सील है वो जैसे की जैसी बरकरार है, उनमें कुछ भी मतलब ऐसे नहीं है कि उनको खोला गया या उनको अफेक्ट किया गया, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। नेक्स्ट न्यूज, ड्रग्स बीट BMWs दिस पोल सीजन इन आसाम। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, आसाम में जब तक आज तक इलेक्शन हुए हैं उसमें BMW मतलब ब्लैंकेट मनी एंड वाइन, इन सब ने सबसे ज़्यादा क्या किया है? बायस्ड किया है वहाँ की पॉपुलेशन को। जिन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें वहाँ बांटी, लोग उनसे अफेक्टेड हुए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वोटिंग किया है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है कि ड्रग्स ने BMW जो एक पॉइंट है जिसके आधार पर वोट मांगे जाते हैं आसाम पे, उन्होंने BMW को भी ड्रग्स ने क्या कर दिया है? बीट कर दिया है। और इस बार के चुनाव में नारकोटिक्स ने अब तक 34 करोड़ की ड्रग्स को सीज किया है। हालांकि ये नहीं है कि वाइन, ब्लैंकेट, मनी इनको सीज नहीं किया है, लेकिन ड्रग्स बहुत ज़्यादा सीज हुई है। तो इस चीज़ से ये जो ड्रग्स है ना वो ईस्टर्न आसाम जिसमें टी प्लांटेशन का काम ज़्यादा होता है उस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पाई गई है ये ड्रग्स जो नारकोटिक्स के द्वारा सीज की गई है। तो ये ड्रग्स से ये बात सामने आती है कि नया तरीका जो लोगों में एक इन्फ्लुएंस करने का, अपने अकॉर्डिंग वोट लेने का जो नया तरीका सामने आ रहा है उसमें ड्रग्स भी आ रहा है। मतलब लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, तभी तो इसको चुनाव में लाया जा रहा है, चुनाव में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा है। मतलब लोग ड्रग्स नशे की तरफ लोग इसके ज़्यादा आदी हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, 4th वेव इन दिल्ली, नो लॉकडाउन प्लान्स। दिल्ली में भी कोविड-19 के जो केसेज हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने तो ये बोला कि दिल्ली में तो ये कोविड-19 की 4th वेव है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड वेव जो पूरे इंडिया में मानी जा रही है, ये तो 4th वेव है। और अभी तक कोई भी लॉकडाउन की बात इसमें नहीं की गई है। पहले पब्लिक से कंसल्टेशन किया जाएगा, उसी के बाद में कुछ डिसीजन लिया जा सकता है लॉकडाउन को लेकर के। नेक्स्ट न्यूज, लियोपार्ड स्किन सीज्ड, 2 अरेस्टेड इन ओडिशा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ओडिशा में 2 लोगों को पकड़ा गया और उनके पास में लियोपार्ड की स्किन पाई गई है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस लियोपार्ड की स्किन को अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है कि केमिकल एग्जामिनेशन हो इसका और पता लगे कि कितने दिन, कहाँ पर कितने दिन हो गए, मतलब इससे ये जो स्किन है उसको हटाए हुए कब मारा गया होगा, ये सारी डिस्कशन किया जाएगा केमिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। ऑटोनोमस बॉडी है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आती है। आपको ये बताना है कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और ये देहरादून
यूके में मतलब उत्तराखंड में एग्जिस्ट करती है। इसके जो फाउंडर डायरेक्टर थे उनका नाम था वीबी सहरिया और इसके फर्स्ट जो डायरेक्टर थे हेमेंद्र सिंह पंवार। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, कर्नाटका शट जिम्स कट्स सिनेमा सीट्स। पूरे इंडिया में कोविड-19 के केसेज बढ़ रहे हैं, इसीलिए कर्नाटका जो स्टेट है उन्होंने जिम्स को दोबारा से बंद कर दिया है। सिनेमा में जो सीट है, पहले फुल सिनेमा मतलब लोगों की जितनी सीट है उतनों को अप्रूवल दे दिया था कि यूज़ कर सकते हैं, लोग आ सकते हैं, लेकिन 50% तक कट कर दिया है कि सिर्फ 50% यूज़ ही की जाती है सिनेमा की जो सीट है उनको, मतलब ज़्यादा लोग अगर आएंगे तो कोविड-19 के केसेस बढ़ने के खतरा ज़्यादा है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया वांट्स टोटल डिसएंगेजमेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया और चाइना में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो पिछले समय अप्रैल 2020 से रेगुलर चला आ रहा था, लेकिन इस साल डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर स्पेशल पैंगोंग त्सो लेक को लेकर के नॉर्दर्न बैंक और सदर्न बैंक दोनों में पर ही पैंगोंग त्सो लेक पर डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। उस समय ये बोला गया कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर है वो हर एरिया जैसे गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, देपसांग, देमचोक, इसके अलावा और भी जैसे पास है उनके ऊपर भी जो भी टसल चल रहा है, जो भी कंसर्न है उन सबको बंद किया जाएगा और सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब इंडिया चाहता है कि इन सब पॉइंट्स को ना देखते हुए पूरे बॉर्डर एरिया पर इंडिया और चाइना के बीच में जो भी टसल है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व किया जाए। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया स्टैंड्स फॉर रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार। इंडिया की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया है म्यांमार को लेकर के। म्यांमार में 1 फरवरी से सैन्य सरकार लगी हुई है डेमोक्रेसी को हटा करके, तो इंडिया चाहता है कि म्यांमार में दोबारा से डेमोक्रेसी को रिवाइवल किया जाए। इसीलिए इंडिया ने अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला कि इस तरीके का वायलेंस को हम कंडेम करते हैं और रूल ऑफ लॉ में हम हमेशा बिलीव करते हैं। इंडिया चाहता है कि म्यांमार में डेमोक्रेसी दोबारा से रिस्टोर हो, जो भी लोगों को, जो भी पॉलिटिकल लोगों को बंद किया गया है उनको छोड़ा जाए। आसियान के थ्रू, आसियान जो कंट्रीज है 10 मेंबर कंट्रीज का एक ग्रुप है, उसमें उसके द्वारा एफर्ट्स लगाए जाएं और इसमें कोशिश की जाए कि म्यांमार में दोबारा से डेमोक्रेसी रिस्टोर हो। बिम्स्टेक के थ्रू भी कोशिश की जा सकती है। अभी देखो इंडिया का स्टैंड की अगर बात करें तो इंडिया ने 27 मार्च को म्यांमार आर्म्ड फोर्सेज डे परेड में इंडिया के जो ऑफिशियल है उन्होंने अटेंड किया। और इसके अलावा उसी दिन की बात है जब म्यांमार में 100 प्रोटेस्टर को मार दिया गया था वहाँ की आर्मी के द्वारा। 1 अप्रैल को बिम्स्टेक की मीटिंग हुई, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, और इस बिम्स्टेक में श्रीलंका ने इस मीटिंग को चेयर्ड किया और इसके अलावा और सारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसको अटेंड किया। तो सीधी सी बात बताए क्या है, म्यांमार से जब लोग इंडिया में एंट्री कर रहे थे तो उस समय भी इंडिया ने बॉर्डर को सीज करने की बात की और ये बोला गया कि इंडिया में जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको शरण नहीं दी जाएगी। तो इंडिया एक तरीके से स्टेटमेंट देता है कि म्यांमार में डेमोक्रेसी रिस्टोर होनी चाहिए और दूसरी तरफ से ऐसे मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सिर्फ बोलने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर हमारा नेबर कंट्री प्रॉब्लम में है तो हमें अच्छे से ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन लेकर के जो भी लॉज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि एज ए बिग डेमोक्रेसी जिस तरीके से हम साउथ एशिया में एग्जिस्ट करते हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमारे आसपास वाले रीजन में पीस एस्टेब्लिश हो सके। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, मैटरनल डेथ्स रोज ड्यूरिंग पेंडेमिक स्टडी। देखो एक स्टडी हुई है द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल के द्वारा एक स्टडी हुई और इस जर्नल में ये स्टडी पब्लिश हुई है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान मैटरनल डेथ्स और स्टिल बर्थ्स इन दोनों में ही मतलब बच्चे की जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट है और मैटरनल जो डेथ है उनकी संख्या में इंक्रीज हुआ है। ये जो डेथ की जो संख्या है ना वो 28% तक इंक्रीज हुई है और प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर की डेथ रेट इंक्रीज हुई, मदर की भी डेथ रेट काफ़ी इंक्रीज हुई है। 1/3 तक चाइल्ड बर्थ
इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा इस बात में ये बोला गया है कि देयर वाज आल्सो ए राइज इन मैटरनल डिप्रेशन। कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो ना सिर्फ पुअरर कंट्रीज को देखने को मिला, ऐसा नहीं है कि सभी कंट्रीज पर इक्वल नहीं देखने को मिला, सभी कंट्रीज पर इक्वल असर नहीं हुआ। जो पुअरर कंट्रीज हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं, उनके ऊपर काफ़ी मतलब हाई लेवल का इम्पैक्ट देखने को मिला है कोविड-19 की वजह से। ये जो स्टडी है वो लगभग 17 कंट्रीज में, जिसमें ब्राज़ील, मेक्सिको, यूएस, कनाडा, यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड, इटली, इंडिया, चाइना और नेपाल, लगभग इन देशों में किया गया। और इन सब में जब पता किया गया तो ये माना गया कि कोविड-19 की वजह से मदर और बेबीज दोनों की ही डेथ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। अगर इंडिया की कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो इंडिया में भी 2020 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय का कंपैरिजन किया जाए 2019 से, तो इंडिया में प्रेग्नेंट वीमेन जिनको 4 या फिर उससे ज़्यादा एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं उसमें 27% की कमी आई है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में 28% की कमी आई, डिक्लाइन हुआ है। और प्री नेटल सर्विसेज में भी 22% की डिक्लाइन आई है। तो इस आर्टिकल में ये बोला जाता है कि क्लियर अगर हम समझें तो जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी लंबे समय से काम किया उसको काफ़ी इफेक्ट किया है कोविड-19 ने। दोबारा से गवर्नमेंट को अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि कोविड-19 का खतरा नहीं है और आपको जो भी बर्थिंग जो काम है वो जाकर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवानी चाहिए, ताकि माँ और बच्चे दोनों की जो डेथ रेट इंक्रीज हो रही है उसको कमी लाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, डिस्क्विट ओवर पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस। देखो, गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेज 2021 को अनाउंस किया गया है। लेकिन बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो पेशेंट्स हैं रेयर डिजीज से जो अफेक्टेड हैं, वो इस पॉलिसी से डिससेटिस्फाइड है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि The documents specifies increasing the government support for treating patient with a rare disease। देखो, जो मनी है ट्रीटमेंट में जो खर्चा होता है उसको तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है 15 लाख से 20 लाख। लेकिन एक बात बोली जा रही है कि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। दूसरा, इस चीज में ये भी बोला गया है, द न्यू पॉलिसी ऑफर्स नो सपोर्ट टू पेशेंट अवेटिंग ट्रीटमेंट सिंस द अर्लियर नेशनल पॉलिसी ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज 2017 वाज केप्ट इन अबेयंस। देखो, जैसे रेयर डिजीज का इलाज करवाना है किसी पेशेंट को तो उससे पहले जो खर्चा आता है उसके लिए कुछ भी नहीं बोला गया है। ये जो नई पॉलिसी आई है कि पहले जब आप ट्रीटमेंट का वेट कर रहे हो कि आपका भी नंबर आएगा, उस समय जो खर्चा आता है, उस समय जो पैसा लगाया जाता है पेशेंट के द्वारा, उसके लिए इस जो नई पॉलिसी आई है रेयर डिजीज को लेकर के उसमें कुछ भी नहीं बोला गया है। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है, यहाँ देखिए, यूएस ईरान एग्री टू इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है, 2015 में JCPOA एग्रीमेंट हुआ था, या फिर उसको बोल सकते हैं P5+1 एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर डील भी बोल सकते हैं। ईरान और दूसरी तरफ थे P5 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। उसके अलावा एक नेक्स्ट उसमें इंक्लूड और किया गया था जर्मनी। P5+1 और इस साइड था ईरान। इसके बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी, लेकिन 2016 में जब नए राष्ट्रपति यूएस के आते हैं मिस्टर ट्रंप, वो 2017 आते आते इस एग्रीमेंट से अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। उनका मेन कारण ये था, वो चाहते थे कि ईरान के ऊपर इतने कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। तो उनका ये मानना था मिस्टर ट्रंप का कि दोबारा से जब इस एग्रीमेंट से हाथ पीछे खींचे जाएंगे तो ईरान टेबल पर आएगा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो सैंक्शंस हैं वो लगाए जाएंगे ईरान के ऊपर। अब देखो, नए राष्ट्रपति आए हैं मिस्टर जो बाइडेन, और जो बाइडेन जैसे ही आए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज को रिवाइवल किया है। इनमें से एक है ईरान। अभी देखो, ईरान में जून में चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के, तो यूएस के लिए बहुत अच्छा है कि जून से पहले वो इस एग्रीमेंट को साइन कर ले, क्योंकि हो सकता है
कि कोई विरोधी पार्टी वहाँ पर सरकार बनाए, और जो ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल जो अब वह राष्ट्रपति, वो कम से कम बातचीत के लिए सहमत तो होते हैं। जो हो सकता है कि ऐसी सरकार बने जो सहमति ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ का विरोध भी करते हैं कि ईरान क्यों जाता है एग्रीमेंट साइन करने, ईरान को कोई ज़रूरत नहीं है किसी से एग्रीमेंट साइन करने की। तो अगर इस तरीके के कट्टर लोग सत्ता में आ जाते हैं तो यूएस के लिए काफ़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो ईरान और यूएस के बीच में जो टॉक्स हैं, न्यूक्लियर टॉक्स, वो स्टार्ट हो गई हैं। अभी कोई डायरेक्ट सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन ईरान और यूएस के बीच में जो बातचीत का दौर है वो स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, बिजनेस पेज से है। 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। देखो, वन वर्ड क्वेश्चन भी हो सकता है कि एसएससी रिलेटेड या बैंक या कि कोई भी स्टेट पीसीएस, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी एक स्टेटमेंट, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया उसमें से एक स्टेटमेंट ये दे दिया जाएगा कि 2023 को किसका इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो एक कंपनी के सीईओ हैं, सर्दन हेल्थ फूड सीईओ, उनसे डिस्कशन किया गया है इस मिलेट्स के बारे में कि किस तरीके से इंडिया में क्या अवेयरनेस है और पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में क्या अवेयरनेस है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मिलेट्स को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को 2023 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर कर दिया गया है। पूरे वर्ल्ड में जो मिलेट का जो कंजप्शन है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया, नाइजीरिया और चाइना पूरे वर्ल्ड के जो मिलेट प्रोड्यूसर हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट इनका कंट्रीब्यूशन है। मतलब पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल प्रोडक्शन में 55 कंट्रीब्यूशन इन 3 देशों से आता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के साथ ऐसा हुआ कि अब अफ्रीका में मिलेट प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया है। इंडिया में पर्ल मिलेट जो है 4th मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप आफ्टर राइस, व्हीट एंड मेज। चावल, गेहूं और मक्का के बाद में चौथे नंबर पर आता है मिलेट का प्रोडक्शन इंडिया में। इंडिया में जो मिलेट है वो 6.93 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर करता है और प्रोडक्शन होता है 8.61 मिलियन टन। मतलब प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर 1243 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 2018-19 के ये डाटा सामने आए हैं। मिलेट्स की अगर हम बात करें तो इसको उगाने के लिए बहुत कम, वेरी लिटिल वाटर की आवश्यकता होती है। इसीलिए पूरे इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी है और पूरे इंडिया में इसको उगाया जा सकता है। हालांकि लोगों में अवेयरनेस अभी कम है कि मिलेट्स को किस तरीके से कंज्यूम किया जाए, इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। तो धीरे धीरे जो मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, और जब अवेयरनेस क्रिएट होगी, लोगों को न्यूट्रिशन लेवल का पता चलेगा, तभी लोग इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।